हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो आल्सो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आगे अपना एक और पड़ाव लेके जाएंगे। जो हमारा चैनल का टॉपिक है वो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1947 तक। और इस वीडियो में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में बताया था कि जो प्रागैतिहासिक समाज है वो किस तरीके का था। ठीक है। और थोड़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी मानव के जीवन के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। और हमने बोला था कि जो आने वाला वीडियो मतलब आज का वीडियो है, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो उसने उस वक्त के मानव के बारे में अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी मेथड हैं। तो अध्ययन करने की, अगर हम प्राचीन इतिहास या प्रागैतिक इतिहास के बारे में जानना चाहें तो दो विधियां हैं हमारे पास उसके अध्ययन की। तो उन विधियों को हम इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री में यही जाना जाता है कि पहले का मनुष्य, जो मानव था, वो किस तरीके से अपने अस्तित्व में आया धीरे धीरे करके। और आज उन चीज़ों को और डिटेल में जानना है तो हमारे पास कौन सी विधियां हैं वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अध्ययन की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे देखिए, साधारण रूप से इतिहास के अध्ययन के लिए दो पद्धतियां या फिर दो विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, दो विधि सबसे ज़्यादा इसमें प्रचलित है। एक होती है ऐतिहासिक विधि एवं दूसरी होती है पुरातात्विक विधि। दो विधि हो गई, एक ऐतिहासिक विधि एवं दूसरी पुरातात्विक विधि। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए ऐतिहासिक विधि में क्या होता है, ऐतिहासिक विधि में तात्कालिक इतिहासकारों के तिथि क्रम से व्यक्ति एवं राज्य के संबंध में आलेख प्राप्त होता है। तो अगर हम ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लेख वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें देखिए जैसे कि एक पिक्चर लिया है मैंने, वहाँ पे कुछ लेख वगैरह लिखे रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा है। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है वहाँ के किस तरीके से वहाँ पे राज्य रहा होगा, और भी सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेख होता है, लिखी हुई चीज़ें होती है कि ऐसा था ऐसा था, ऐसा रहा होगा, इसने ये किया वो किया करके। तो उसे हम ऐतिहासिक विधि बोलते हैं। तो देखिए दो विधि है, फिर से बोलूंगा मैं, ऐतिहासिक विधि एवं पुरातात्विक विधि। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, ऐतिहासिक मतलब इतिहासकारों ने जो लिखा है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, आलेख जिसे रहते हैं उस समय के बारे में। और दूसरी होती है पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब आपको मैं बताता हूँ पुरातात्विक के बारे में, उसको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, जबकि दूसरी विधि के आधार पर पुरातात्विक उत्खननों एवं साक्ष्यों के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों एवं तात्कालिक सभ्यता संस्कृति की रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज़ों को देख के, जो खंडर पड़े रहते हैं, जो हम जब खुदाई वगैरह करते हैं तो कुछ मंदिर मिलते हैं, मूर्ति मिलती है, जो अवशेष रह जा उस समय के अवशेष पड़े हैं, दबे पड़े रहते हैं, इस तरीके से कुछ मिलता है। तो उन सब उन उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में दिमाग लगाया जाता है, समझा जाता है कि ऐसा रहा होगा, ये रहा होगा, ये किए होंगे। तो उसे हम पुरातात्विक विधि बोलते हैं। तो ये दो विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे प्रागैतिहासिक और प्राचीन काल का अध्ययन करने के लिए। एक कौन सी, ऐतिहासिक, दूसरी पुरातात्विक। तो ऐतिहासिक में हमें लेख मिलेंगे, पुरातात्विक में क्या मिलेगा, उत्खनन। उत्खनन मतलब जो खुदाई वगैरह करते हैं, जैसे हड़प्पा वगैरह की खुदाई करे, मोहनजोदड़ो की, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। तो इस तरीके से फिर उन संस्कृतियों के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। तो गैस दो विधि हमने यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसी में देखिए, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। तो अब थोड़ा और बात करें तो इसमें देखिए, इन पुरातात्विक अवशेषों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अगर मुझे कुछ यहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली, कुछ बर्तन मिले या कुछ एक शहर मिला खुदाई करने के बाद में, तो हम उन अवशेषों से एग्जैक्ट जानकारी जो भी प्राप्त होगी, हम ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, कोई एक तथ्य हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें और भी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, फिर एक दूसरों को मिलाना पड़ता है, तब जाके कोई एक पर्टिकुलर उसमें से रिजल्ट निकालते हैं। इसीलिए प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करते समय संस्कृति सूचक का निर्माण एवं कला मापक की संरचना तैयार की जाती है, जिससे
प्रागैतिहास का अध्ययन सरल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब ये सारा अध्ययन करते हैं तो वही चीज़ मैंने बोला कि अगर मेरे को एक पुरानी ग्लास मिल गई तो मैं उससे एकदम किसी चीज़ को स्पष्ट नहीं बोल सकता कि ये ऐसा रहा होगा या इसकी ग्लास रही होगी करके, ये राजा का या इस तरीके से। सिंपल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। तो उस कंडीशन में क्या है, आ, समय संस्कृति सूचक का निर्माण, ऐसा एक ये भी एक कहना चाहिए एक प्रोसीजर है ये, एवं काल मापक की संरचना करते हैं वो, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके उन दोनों को यूज करके जिससे प्रागैतिहास का अध्ययन सरल हो जाता है। उससे उन्हें मिलता है कि भाई कि ये संस्कृति मतलब ये इस संस्कृति से बिलोंग करता रहा होगा। जैसे कि अभी देखिए सिंपल बोले तो अगर मंदिर मिल गया, शंकर भगवान की मूर्ति मिल गई या कोई मूर्ति मिल गई तो ये हिंदू धर्म से उसको रिलेट कर देते हैं। और उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे एक आंकलन किया जाता है कि भाई ये शायद 25 साल पुरानी हो, 50 साल, 2000 साल, इस तरीके से दो चीज़ वहाँ पे बनती है। वो एक कहलाती है समय संस्कृति सूचक और दूसरा कहलाता है काल मापक। काल मापक मतलब कितना पुराना होगा और किस संस्कृति से बिलोंग किया होगा। तो दो चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि ये देखिए काल मापक मतलब ऐसी चीजें देखते हैं कि भाई ये कितनी पुरानी हो सकती है करके, क्या क्या सबूत वहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं हम पहचानने के लिए। और संस्कृति में ये बताया मैंने कि इस तरीके से ये कौन सी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, किस संस्कृति से हो सकता है करके। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जो प्रगति के लिए दो विधियां प्रचलित हैं, अब इसमें भी और विधि आ गई। मेन तो दो होगी कि भाई ऐतिहासिक और पुरातात्विक, उसके अलावा भी और विधियां हैं जिनको हम सब विधि कह सकते हैं, उपविधि कह सकते हैं। उपविधि कहना सही है, सब विधि तो आधा इंग्लिश हो गया आधा हिंदी हो गया, उपविधि जिन्हें कहना चाहिए। तो उसमें देखिए दो चीजें आ जाती है, एक पहली आ जाती है उपकरण प्रारूप जिसे हम टूल टाइप्स बोलते हैं, और दूसरी आ जाती है स्तर क्रम विज्ञान जिसे स्ट्रैटिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब ये दो और चीजें आ गई, मतलब वही चीज है कि हम एक चीज से किसी चीज को निश्चित नहीं कर सकते कि ऐसा रहा होगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है वहां पे। ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सिर्फ इंजेक्शन नहीं लगती, वहां पे ढेर सारी दवाई भी देते हैं, टॉनिक भी देते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। और कहते हैं कि आपको सिर्फ ये फीवर है तो फीवर में इंजेक्शन भी लो, दवाई भी लो, सायरप भी लो। इस तरीके से यहाँ पे है कि किसी एक चीज से आप ठीक नहीं हो पाओगे, मल्टीपल चीजें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि देखिए उपकरण प्रारूप की बात करें हम, तो कैसे इस वीडियो में हम उपकरण प्रारूप को सीखेंगे, और जो नेक्स्ट विधि है स्तर क्रम विज्ञान, स्ट्रैटिग्राफी, इसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो इसमें देखिए नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस चीजों की किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। उपकरण प्रारूप मतलब उपकरण किसे बोलते हैं, जो उस वक्त के हथियार वगैरह होते थे, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे उपकरण प्रारूप को हम समझेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव के तकनीकी विकास का अध्ययन उपकरण प्रारूप पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए वो लोग तकनीक में कैसे विकसित हुए, उनका तकनीकी विकास कैसा था, कितना हुआ, कितना वो कर पा रहे थे, उन सब चीजों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत उपकरण प्रारूप पद्धति के अंतर्गत उन सभी तकनीक का मतलब वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे कि उनको शिकार करना है तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, शिकार के लिए खाना बनाते थे तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, उपकरण प्रारूप के अंदर। क्योंकि उनको शिकार करना है तो उन्हें हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाता है टूल या फिर उपकरण, किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल करते थे। तो कैसे इसमें हम और चीजें देखेंगे, जैसे कि अभी पाषाण काल, ये सारी चीजें आने बाकी है मेरे अगले वीडियोस में, तो मैं एक एक करके जा रहा हूँ अभी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे छोटी सी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम जब पाषाण काल का मानव के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो गैस पाषाण काल का मानव जो था पत्थर के टुकड़े का बाटिकास्म, जैसे हम पेबल्स बोलते हैं, के द्वारा कोड एवं सल्क, जिसे फ्लैक्स भी बोलते हैं, नामक उपकरणों का निर्माण करता था। तो वो एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये इस तरीके के वो लोग क्या करते थे,
पत्थर को काट काट के पत्थर के टुकड़े के हथियार बनाते थे। ये उस जमाने के हैं, ये पाषाण काल के, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये उनके हथियार हुआ करते थे। इनसे वो जो कुछ उनको करना था, खुद की सुरक्षा या किसी को शिकार करना, मारना, या तो इस तरीके से वो नुकीले पत्थर को काट काट के बना लेते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि ये पत्थर कितने पुराने रहे होंगे और कैसे वो यूज़ करते थे। तो इनको देख देख के ही उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता था कि मानव कैसा रहा होगा करके। तो आई होप कि आपको ये उपकरण प्रारूप समझ में आया होगा कि इसमें हम सिर्फ तकनीकी विकास के बारे में अध्ययन करते हैं कि उस काल का मानव कौन कौन सी तकनीकी यूज़ करता था अपने सर्वाइवल के लिए। आगे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। तो वो इस वक्त क्या है, पाषाण काल में पत्थर के टुकड़े के हथियार बनाया करता था, जिन्हें हम सल्क कहते थे, या फिर बाटी कास्म कहते थे, या फिर कोड कहते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, अब इस हथियारों की सहायता से तात्कालिक मानव शिकार एवं अन्य कार्य संपादित करते थे। ठीक है, अब इन्हीं जो हथियार अवेलेबल थे उस वक्त, उन्हीं से वो शिकार वगैरह करते थे या फिर अपनी सुरक्षा करते थे। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाया, जैसे कि देखिए ये सब पत्थर लेके खड़े हैं, ये पत्थर लेके खड़ा है, पत्थर लेके खड़ा है, ये शायद शिकार कर रहे हैं किसी चीज़ का, और इसके हाथ में भी कुछ हथियार है। तो इस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे उन हथियारों का। इसके बाद में गए, कोड एवं सल्क तैयार करने की विधि के अलावा उपकरण या हथियार बनाने की दो और पद्धतियां थी। तो इसमें फिर से क्या हो गया, वो जो भी हथियार बनाते थे तो अलग अलग विधि से अलग अलग तरीके के हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, तो अभी हम मतलब जो प्रचलित विधि थी उसे उस विधि में एक कोड विधि थी एवं सल्क तैयार करने की विधि के अलावा जो हथियार, तो इनको दो विधि भी बोल सकते हैं, कोड विधि और एक सल्क विधि। कोड और सल्क बनाने की, बेसिकली उनको नाम भी वही और विधि भी वही। कोड एवं सल्क तैयार करने की विधि के अलावा उपकरण या हथियार बनाने की दो और पद्धतियां थी। तो उनके बारे में आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये पाषाण युग के औजार है, ये यही इस्तेमाल करते थे। वो इधर से पकड़ते थे और इधर से ये नुकीला भाग मारते थे। ठीक है, तो उन दो विधि के बारे में देखते हैं हम कि और किस तरीके के वो लोग हथियार बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे ये दो विधि थी, एक थी क्लैक्टोनी, या जिसे क्लैक्टोनियन बोलते हैं, और एक थी लबलबाई। ये इसको पढ़ना भी बड़ा वो होता है हिंदी में, लेबालोइसियन, इंग्लिश में इसको ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, लेबालोइसियन। यहाँ पे ये आधा ल होता है, ये लबालबाई और लेबालोइसियन। ठीक है, तो बस इतना ही बताऊंगा मैं। आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं। तो उनकी संरचना ऐसी होती थी, ये वाले हथियार थोड़े से आपको लंबे दिखेंगे और ये इस तरीके से होते थे। तो इनकी भी विधि होती थी अलग अलग बनाने की। अगर हम इसके बारे में देखें तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्लैक्टोनियन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लैक्टोनी या क्लैक्टोनियन, हम अब पुरानी चीज़ें जो जैसा मिला हम वैसा ही सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते थे, क्लैक्टोनियन, टोनियन ही पढ़ता हूँ मैं इसको, टोनी नहीं पढ़ता। तकनीक के द्वारा प्रागैतिहासिक मानव कोड से बड़ा सल्क उतार कर पहले सल्क के आधार पर दूसरे सल्क को उतारा जाता था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, शायद ये एक आपको पत्थर दिखेगा, उसके ऊपर एक परत दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बनाया जाता था कि पहले एक परत को निकाल ले या फिर थोड़ा काट, इस तरीके से कुछ वो करके बनाते थे। एग्जैक्ट कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा ही है, देखिए क्या लिखा है कि मानव कोड से बड़ा सल्क उतार कर, पहले कोई बड़ा सल्क रहा उसको उतार लेते थे, फिर दूसरे सल्क को उतारा जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता था। इस प्रक्रिया से बने हथियार बड़े एवं मोटे होते थे। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सल्क को निकाला जाता था, कहने का तात्पर्य है इसमें, किसमें, क्लैक्टोनियन तकनीक में। अब इसके बाद में दूसरा अगर आपको बताऊं मैं, कौन सा, ये वाला लेबालोइसियन के बारे में। ठीक है, लेबालोइसियन। तो इसमें क्या करते थे, इसमें हथियार बनाते टाइम वो क्या करते थे, ऊपर के भाग को, जैसे ये हथियार है, इसको पीट पीट के पतला करते थे। वो वहीं पे लिखा होगा, देखिए
लबालबवाही तकनीक के द्वारा पहले कोड के एक तल से अनेक केंद्रोन्मुख सल्कों को उतारकर कोड तैयार किया जाता था। तो वही है, अभी ये कोई एक केंद्र की तरफ एक नुकीला भाग बना लेते थे वो, ठीक है। और इसके बाद तैयार हुआ तल के ऊपरी हिस्से पर प्रहार कर उसे उसके पृष्ठीय तल से सल्क उतारे जाते थे। तो इसको मार मार के या छील छील के इसको पतला किया जाता था, इसको ऊपर के साइड से। तो ये इस तरीके से पतले होते जाते थे नुकीले बनाने के लिए। और इस तकनीक की निर्मित कोड तकनीक मतलब इस तकनीक से जो बनता था उसे कोड तकनीक भी कहते थे, इसे इसे ही कोड तकनीक नाम भी दे देते थे। और प्रागैतिहासिक काल में मानव के निम्नलिखित उपकरण एवं हथियार होते थे। तो जो भी अब हमने यहाँ पे देखा कि ये लबाई एंड क्लैक्टियन दो मेथड इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। इसके अलावा और भी मेथड थी इनके हथियार बनाने की। तो उन सब मेथड को इस्तेमाल करके वो और क्या क्या हथियार बनाते थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ मैं। तो देखिए, वो कुछ ऐसा गंडासा भी बना लेते थे, जिसे खड़ग बोलते हैं, गंडासा या खड़ग। हस्त कुठार भी बना लेते थे, बेदारणी बोलते थे एक हथियार को। एक खुरचनी एक हथियार होता था, एक बेदनी एक हथियार होता था, वेदक एक हथियार है, तक्षणी एक हथियार है। तो ये सारे ये इस्तेमाल कर पाते थे उस टाइम के मानव, बना लेते थे। और ये सब बनाते थे यही इन्हीं विधियों का इस्तेमाल कर करके। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप इसमें भी देखेंगे, मानव पत्थर से किसी चीज़ को यहाँ पे मारने की या कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये एक लंबा सा एक हथियार लेके बैठा है ये। तो इन सब उपर्युक्त उपकरणों हथियारों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक कालीन मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख देख के साइंटिस्ट या जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वो पढ़ते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा रहा होगा करके। उसके बाद में हमें हमारे इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है। इसी तरीके से थोड़ा सा अगर यहाँ पे और बात करें तो कैसे यहाँ पे देखिए, आद्य इतिहास का अध्ययन तिथि निर्धारण एवं स्तरीकरण के माध्यम से किया जाता है। तो एक और यहाँ पे अब आ गया, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। वैसे ही आद्य इतिहास एक और पार्ट है हमारे इतिहास का। तो अगर हमको उसका अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें तिथि निर्धारण एवं स्तरीकरण के माध्यम से किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और वैसे ही समन्वेषण एवं खुदाई के द्वारा स्तरीकरण अध्ययन किया जाता है। तो जो खुदाई वगैरह करते हैं हम ज़मीन की, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में देख के और समझ के जो भी हम आउटपुट निकालते हैं उसे हम स्तरीकरण अध्ययन के अंतर्गत लाते हैं। कि ये कहना चाहिए ये स्तरीकरण अध्ययन बोलते हैं उसे, अगर खुदाई वगैरह से हमें कुछ मिलता है तो उसको बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से तिथि निर्धारण के लिए निम्न विधियों का सहारा लिया जाता है, जैसे सापेक्ष तिथि विधि, निरपेक्ष तिथि विधि, स्तरीकरण के आधार पर भू आकृतियां विज्ञान विधि, और अन्योन्याश्रय कलाक्रमान विधि, कलानुक्रम विधि। मेरा गला सूख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और इसके अलावा वृक्ष वलय विश्लेषण, अनुभव स्तर विश्लेषण, पराग विश्लेषण विधि एंड पाराचुंबकत्व विधि, रेडियो कार्बन विधि। तो ये सारी मैं गाइस अगले वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इतनी सारी विधि बताया मैंने, किस लिए ये निम्नलिखित विधियाँ किस लिए इस्तेमाल होती है, तिथि निर्धारण के लिए, कि ये कितना साल पुराना होगा करके, ये पर्टिकुलर चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर कुछ हमें खुदाई वगैरह में मिलता है या फिर कहीं पे मिलता है तो उसे हम तिथि निर्धारण के लिए इतनी विधि इस्तेमाल होती है। अब इतनी सारी विधियाँ जो मैंने बताया यहाँ पे 10-11 विधि, इन सब में सबसे प्रचलित जो विधि है वो होती है रेडियो कार्बन विधि। ठीक है, रेडियो कार्बन विधि को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, तिथि निर्धारण पद्धति में सर्वाधिक प्रचलित विधि रेडियो कार्बन विधि है, जिसमें कार्बन की मात्रा विद्यमान हो, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक भाला मिला, तो अगर उस भाले में मैं अगर कार्बन वगैरह की अगर कुछ मात्रा मिल जाती है तो उससे मुझे आसानी हो जाती है उस भाले की
तिथि निर्धारण करने में कि ये कितना समय पुराना होगा करके। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अब देखिए प्रामाणिकता के लिए, जैसे कि मेरे को लगा कि ये 10,000 साल पुराना है, तो प्रामाणिकता के लिए क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक कैपिटल बी सी और स्मॉल बी सी। तो दो कंडीशन होती है यहाँ पे। अब प्रामाणिकता के लिए आशंकित तिथि का उपयोग होता है, मतलब कुछ हम एक एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकते, तो उसमें हम आशा करते हैं कि इतनी तिथि होगी करके, जिसमें असंशोधित तिथियों के आगे स्मॉल बी सी का उपयोग किया जाता है, और वैसे ही संशोधित तिथियों के आगे कैपिटल बी सी का प्रयोग किया जाता है कि ये इतने साल बी सी पुराना होगा करके। तो दो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन। आगे की वीडियो में हम देखेंगे जो इसमें दूसरी विधि है वो है स्तर क्रम विधि, और जिसे स्तर क्रम विज्ञान बोलते हैं, प्रागैतिहास के अध्ययन की दूसरी विधि। तो वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में हमने क्या देखा आपको फिर से बता दूं। इस वीडियो का टॉपिक क्या था, इस वीडियो का टॉपिक था कि हम प्रागैतिहासिक काल की बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो कौन सी दो विधियां हैं। मेन दो विधियां हैं, एक है उपकरण प्रारूप विधि जिसे हम टूल टाइप्स बोलते हैं, और दूसरी है स्तर क्रम विज्ञान। ठीक है, तो हमने इस विधि में थोड़ी चीज़ें सीखी आज, किसके बारे में, उपकरण प्रारूप के बारे में। अगला वीडियो जो होगा स्तर क्रम विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इवन इसमें जो उपकरण प्रारूप की विधियां थी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि जैसे जो हथियार बनाने के लिए वो दो विधि इस्तेमाल करते थे, जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। उनके अलावा ये दो विधियां थी, एक कौन सी थी, क्लैक्टोनियन, और दूसरी थी लेवालो आइसियन। एंड उसके बाद में यहाँ पे फिर वो क्या करते थे, इतने सारे उनके पास हथियार वगैरह थे। फिर अगर और किसी चीज़ की अगर हमको लाइक तिथि अगर निर्धारण करना है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो गाइस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।